हेलो एवरीवन। सो अब इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन है, ठीक है। 3 का सेट आया, 2 करने होते हैं। अब पहला क्वेश्चन है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो एक क्वेश्चन इससे बनता है कि सॉल्व करिए फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को, ठीक है। तो देखो डी एक्स अपॉन में डी टी प्लस एक्स वाई प्लस ई टी, डी वाई अपॉन में डी टी प्लस वाई एक्स प्लस का ई टी। ध्यान से देखिएगा इसे कैसे करना है। देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो, ये 2 इक्वेशन दे रखी है। ये इक्वेशन एज इट इज़ कॉपी पेस्ट है कि डी एक्स अपॉन में, ये तो एग्जाम आप जो आप मतलब क्वेश्चन पेपर में दी होंगी एग्जैक्टली आपने कॉपी करनी है। इक्वेशन 1 आप दे देना है, ठीक है। दूसरे को दे दो इक्वेशन 2। यहाँ तक तो कुछ भी नहीं है ऐसा कि वो बहुत ब्रेन लग रहा है, सिर दर्द हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ठीक है, तो इतना स्ट्रेस लेने की बात नहीं होती है। अब लेट्स कम टू द मेन पॉइंट कि इस क्वेश्चन में यहाँ पे दोनों में क्या चीज़ कॉमन है भाई। ऊपर वाले में x है और y है, x y t 3 तरह के वेरिएबल हैं, जिसमें से t जो है वो कॉमन है दोनों में। dx और dt में बात करें तो यानी d बाई डी टी इज़ कॉमन, सो उसको हमने ले लिया कैपिटल D। और मेन बात पता है, एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि मैंने आपको सिखा रखा है, ये फंडा मुझे लगता है काफ़ी काम आ रहा है, कि जिस चीज़ का डेरिवेटिव हो रहा है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। जैसे पहली इक्वेशन में x का डेरिवेटिव है, डी एक्स बाई डी टी है, और किसी का डेरिवेटिव है नहीं। तो x आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और जिसके विद रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है t, जो कि आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यानी कि आपका x और t इज़ योर व्हाट, x एंड t इज़ योर डिपेंडेंट वेरिएबल एंड t इज़ योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये जो कैपिटल D है ना, ये हमेशा हम D अपॉन में D याद कर लो चाहे तो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहीं भी उठा के मत घुसा देना है। समझ रहे हो इस कॉन्सेप्ट को, है ना, कैसा है। तो बस इतना समझ आ गया। बस अब यहाँ पे क्या D प्लस 1 लिखा, x कॉमन माइनस का y इक्वल टू ई टी सेम, एंड ये लिखा हमने माइनस एक्स, ओके, और d प्लस 1 y ई टी। अब यहाँ पर जो है इक्वेशन 1 और 2 को बस आपने साइमल्टेनियसली सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है, देखो कैसे सोल्व करेंगे वो देखते हैं हम। इक्वेशन 1 है ना d प्लस 1 एक्स माइनस वाई ई टी, फिर ये इक्वेशन 2 है, ठीक है जी। तो अब हम क्या कर सकते हैं, d प्लस 1 है, ठीक है, और यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं कि जैसे ये माइनस का एक्स वाई है और ये एक्स वाई है ना, ये एक्स है मतलब माइनस का एक्स है। तो अगर मैं यहाँ पर पहली इक्वेशन में ध्यान दो, अगर मैं क्यों ना यहाँ पर एक्स को मैं वो कर दूँ मल्टीप्लाई, तो हमारा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स कैंसिल आउट। देखो अब ये सब छोड़ो, अगर हम ऐसे करेंगे कि एक्स वाई कैंसिल आउट हो जाए तो वो होगा नहीं, दोनों इक्वेशन को वैसे सॉल्व कर नहीं सकते हैं। और ई टी सेम है, तो यानी लेफ्ट हैंड साइड को भी अगर मैं इक्वेट करूँ तो आएगा d प्लस 1 का x माइनस वाई इक्वल टू माइनस एक्स डी प्लस 1 वाई। उसका कोई फ़ायदा है नहीं, तो d प्लस 1 का x, ठीक है। तो ओके, ये सब छोड़ो। अब हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। नाउ द कॉन्सेप्ट इज दैट लेट अस डू वन थिंग, d प्लस 1 है ना, d प्लस 1 है। हम चाहते हैं कि जो d प्लस 1 है, इक्वेशन 1 ही ले रहे हैं अभी हम सिर्फ, ठीक है, इक्वेशन 1 ही ले रहे हैं, 2 पे तो फोकस ही नहीं कर रहे। इक्वेशन 1 ले लो बस, ठीक है, बस ये इक्वेशन 1 ले ली। अब इसी पे फोकस करो कि d प्लस 1 जो है उसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इस इक्वेशन 1 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया d प्लस 1 से। तो ये आया आपका d प्लस 1 का स्क्वायर x, ओके, माइनस d प्लस 1 का y, राइट,
इक्वल टू डी प्लस वन ई टी। यहाँ तक समझ आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डी प्लस वन का स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर डी प्लस वन का जो वाई है उसकी बजाय आपका आया ई टी माइनस एक्स है, और ये माइनस का है तो माइनस का एक्स एंड माइनस का ई टी, ठीक है जी। और यहाँ पर आपका आया डी प्लस वन ई टी, समझ में तो आ रहा है ना? सिंपल सी बात ही हो रही है, यहाँ पर कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो नहीं समझ आए। ये पहली इक्वेशन थी, डी प्लस वन करा, डी प्लस वन करा। अब डी प्लस वन वाई की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, क्या आ जाएगी, ई टी माइनस एक्स है तो ये प्लस एक्स आ जाएगी, तो ये माइनस है तो माइनस एक्स और माइनस का ई टी। सिंपल है, इज इट सिंपल? सिंपल है, ओके। सो डी प्लस वन इंटू ई टी, ठीक है। नाउ व्हाट हैपन नेक्स्ट? अब क्या ये डी प्लस वन है ई टी, तो क्या हमने करा, सिंपल है, डी यानी डेरिवेटिव कर दिया। जब सिर्फ डी हो ना तो आप डेरिवेटिव कर दिया करो, तो यानी डी बाई डी टी ऑफ ई टी प्लस ई टी, ठीक है। सो ये भी ई टी आएगा तो ये हो गया 2 ई टी, फिर ये ई टी इधर आया, ये हो गया 3 ई टी, ओके। नाउ फर्दर वी मूव, देन डी प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स, तो डी प्लस वन का होल स्क्वायर, डी स्क्वायर a square plus b square, b square is your 1, so that is your 1, and then your 2d x, ठीक है। सो ये x स्क्वायर आया, x से मल्टीप्लाई हुआ, x बाहर आया, x और माइनस एक्स कैंसिल, तो हमारे पास आया डी स्क्वायर प्लस 2d x इक्वल टू 3et। समझ आ गया यहाँ तक, ठीक है। सिंप्लीफाई नहीं कर रखा इसलिए मैंने आपको मुँह ज़बानी समझाया। अब ये ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई। ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए हमें कुछ नहीं करना होता, ये चीज़ ज़ीरो पुट करनी होती है। अब यहाँ पर x जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, और जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आना चाहिए वो किस में आना चाहिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, विच इज़ योर t, ठीक है। तो d की वैल्यू आई एक तो ज़ीरो, d कॉमन ले लोगे, d की वैल्यू ज़ीरो आई एंड d की वैल्यू आई -2, तो c1 e की 0t e की -1, c1 प्लस c2 e की -2t। अब बात आती है पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने की। सो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए 1 में डी स्क्वायर प्लस 2d है, 3et दे रखा है। तो क्या करेंगे, अगर जैसे 3et है तो 3 की बात नहीं कर रही मैं अभी यहाँ पर, अभी अगर मैं यहाँ बात करूँ पर्टिकुलर इंटीग्रल, इसने तो डायरेक्ट छाप दिया, कैसे आया ये तो बताना पड़ेगा। अब e के t, अगर मैं 1 की बात करूँ, मैं यहाँ पे पुट करूँ 1, नीचे 1 आ जाएगा आराम से, यहाँ पुट करूँ 2 इंटू 1, और ये 3 है तो 3 और 3 कैंसिल, सो ये सिंपली आ जाएगा e की पावर t। समझ गए? तो x इक्वल्स टू जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और ये पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। अब y की बारी आ गई, y का भी तो सोल्यूशन निकालना है। y की वैल्यू हमें दे रखी है क्या, y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहाँ से सिंपली बाई डी प्लस वन का x माइनस का ई टी, तो डी प्लस वन का x माइनस का ई टी। नाउ डी प्लस वन एक्स की वैल्यू है ये, इसका डेरिवेटिव निकालो, तो भाई c1 का डेरिवेटिव तो c1 आएगा, e की t का e2 आएगा, और ये -2 c2 e की पावर -2t, ठीक है। ये आ गया, इतना समझ में आ गया ना। तो आया c1 माइनस c2 e की पावर -tt, और आया आपका माइनस का ई टी। ये देखो क्या आया, सिंपल सा, बात नहीं समझ आती, जनरल सॉल्यूशन निकालने दोनों के। भाई डी प्लस वन है, डेरिवेटिव कर रहे हैं हम, तो ये और फिर +1 करोगे तो ये सारे टर्म्स एज इट इज़, तो यहाँ तक डेरिवेटिव आ गया, ये सारे टर्म्स एज इट इज़। देखो इसका डेरिवेटिव तो ज़ीरो आएगा, c1 कांस्टेंट है, तो यानी यहीं तक ही डेरिवेटिव है कि नहीं, बोलो, ये कांस्टेंट है, यहीं तक ये डेरिवेटिव है, तो ये टर्म एज इट इज़ आए, और माइनस ई टी करा तो ये टर्म कैंसिल हो गया ना, सिंपल सी बात है, ये टर्म कैंसिल हो गया। अब ये माइनस का 2 c2 और ये माइनस आ गया, फिर बचा ये,
सो आई होप ये समझ आ गया होगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। dx अपॉन में दिस, dy अपॉन में दिस, dz अपॉन में दिस। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आया तो इस क्वेश्चन का क्या समझ आता है, ये कैसी इक्वेशन है। भाई डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, तो क्या करना है यहाँ पर हमें। अब इसमें हमारा कोशिश रहती है कि जब इक्वेशन आती है dx अपॉन में p, dx अपॉन में p, इस तरह की इक्वेशन हो गई इक्वल टू dy अपॉन में q इक्वल टू dz अपॉन में r। ठीक है। सो देखिए, जैसे लैग्रेंज इक्वेशन की बात करूँ मैं यहाँ पर अगर, सो इसमें जैसे क्या है, आपको ये डायरेक्ट इक्वेशन दे रखी है। ठीक है। वैसे हमारे पास लैग्रेंज इक्वेशन आती है कि p प्लस q की फॉर्म में, जहाँ पर जो हमारा p है वो होता है डेल z अपॉन में डेल x एंड q होता है डेल z अपॉन में डेल y। बट यहाँ तो ऐसा कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। सब इन रेशियोज़ को हमें सॉल्व करना है ना, तो ये लैग्रेंजेस है नहीं, पर ये उसी का लिया हुआ एक पार्ट है। इस रेशियो में हमें क्या करना है, अगर हमें सॉल्व करना है तो हम कोशिश करेंगे कि क्यों ना डिनोमिनेटर्स का ऐसा कॉम्बो बन जाए कि वो सम होके ज़ीरो हो जाए। ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या देखा कि एक्स स्क्वायर वाई क्यूब है माइनस एक्स स्क्वायर जेड क्यूब है, वाई स्क्वायर जेड क्यूब है, एक्स क्यूब है। सो हमें किस चीज़ की ज़रूरत है कि क्यों ना अगर मैं यहाँ पर एक x और आ जाए तो ये क्यूब बन जाएगा, एक y और आ जाए तो ये क्यूब बन जाएगा, एक z और हो जाए तो ये क्यूब बन जाएगा। तो x इंटू डी एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई प्लस जेड इंटू डी जेड करा, ये दिमाग ही तो लगाना है बस। ये सम करोगे ज़ीरो आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका ज़ीरो। इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये कांस्टेंट c1 की वैल्यू आ गई वैल्यू। अब ऐसे ही एक और वैल्यू चाहिए कि हमें ज़ीरो आ जाए, तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लो, कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, वाई क्यूब प्लस का और माइनस का कैंसिल। तो ये पार्ट आ गया आपका ज़ीरो। इंटीग्रेट करो इसे। अब इसे इंटीग्रेट करोगे तो आएगा 1 अपॉन में एक्स प्लस 1 अपॉन में वाई प्लस 1 अपॉन में जेड c2, और इक्वेशन 2 और 3 जो है वो बन जाएगा हमारा सोल्यूशन। सो अब मान लीजिए एग्ज़ाम में कुछ इस तरह से क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ चुका है इनफैक्ट, तो मैं आपको वही करा रही हूँ, प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन करा रही हूँ। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन अगर आ गया तो कैसे करेंगे। सबसे पहले ध्यान से इसको देखो, थोड़ा सा इसको जितना भी ध्यान से देखोगे लगाना दिमाग ही है कि भाई वाई जेड है, लॉग जेड है, डी एक्स है। अब यहाँ पर आपको क्या है, ये एग्जैक्ट इक्वेशन लगती है, यही तो। फिर क्या लगती है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन? नहीं, वो भी नहीं लगती। अच्छा, एक आपको सबसे मस्त बात बताऊं, देखो सबसे जो मस्त बात ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल है सबसे पहले या पार्शियल। आधा काम तो यहीं पे ख़त्म कर लो ना। तो यहाँ आप देखो, आपको 3 तरह के वेरिएबल दिख रहे हैं इक्वेशन के अंदर ही अंदर। ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर आपको 3 वेरिएबल दिख रहे हैं खुद। साइमल्टेनियस तो है नहीं है क्योंकि x दिख रहा है, y दिख रहा है, z दिख रहा है। तो इससे पता है सबसे पहला साबित यहीं पे हो जाता है कि ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन शुरू हो गया। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो यहाँ देखो, आप p ले लो भाई, p ले लो, q ले लो और r ले लो। तो ये कुछ इस तरह के फॉर्म में आ गया जहाँ पे dx, dy एंड dz है। now फिर को क्या ले लो, आप ले लो डेल क्यू अपॉन में डेल जेड, डेल क्यू अपॉन में डेल जेड माइनस का डेल आर अपॉन में डेल वाई। तो जब क्यू की बात कर रही हूँ ना, मैं ले लो डेल आर अपॉन में डेल एक्स, एक्स ले लो। क्यू की देखो, जब पी की बात कर रहे थे तो क्यू हो गया, आर हो गया, जेड हो गया, वाई हो गया। आर की बात करते हैं तो एक्स हो गया, जेड हो गया, और यहाँ पर पी हो गया, वाई हो गया। जब आप इसे पार्शियली डिफरेंशिएट करके लिखोगे, ये जो इक्वेशन है ना,
अगर ये ज़ीरो आ गया तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन कंडीशन ऑफ इंटीग्रेटेबिलिटी को सेटिस्फाई करती है। तो कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी क्या होती है कि मान लो P है, इस इक्वेशन को लर्न करवाती हूँ, ठीक है। वैसे भी तो इतनी चीज़ें माइंड में फिट करते हो, ये भी फिट कर लो, फिर क्या हो गया भाई, पार्शियल डिफरेंशिएशन Q का Z के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और पार्शियल डिफरेंशिएशन Q का होगा एक बार X के रिस्पेक्ट में, ठीक है। Q का Y को छोड़ के होगा, Y को छोड़ कर होगा। फिर ऐसे ही R का Z को छोड़ के होगा, R का एक बार Y के रिस्पेक्ट में, एक बार X के रिस्पेक्ट में। इतना समझ आ गया। P का एक बार Z और एक बार Y के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब P मतलब X, तो X को छोड़ के आएगा कुछ भी, Z आएगा, Y आएगा उसके साथ। तो डेल Q बाई डेल Z, पीछे से Q के साथ X भी आ सकता है, Z भी आ सकता है। मैंने Z से शुरू करा पीछे बड़ा से। फिर R के साथ Y भी आ सकता है और X भी आ सकता है, तो Y लिया मैंने, ठीक है। X भी आ सकता है R के साथ, Y भी आ सकता है, तो मैंने X उठाया। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो। फिर Q की बात ली। अब Q बड़ा होता है, R बड़ा होता है, P Q R में से Q बड़ा होता है, R बड़ा होता है, R बड़ा होता है ऑफकोर्स। पर अब हमने R लिया और डेल X बाय डेल लिया और ये डेल P बाई ये लिया। और यहाँ पर देखो P बड़ा होता है, ये Q बड़ा होता है, P बड़ा होता है, वो लिया, Y लिया और X लिया, ठीक है। तो यहाँ Z बड़ा होता है, यहाँ Y बड़ा होता है, यहाँ X, यहाँ Z, यहाँ Y, यहाँ X। तो Z और Y, Z Y, X Z, Y X, Z और Y, X और Z, Y और X। तो ये करा हमने और इसको सॉल्व करा, ये ज़ीरो आ गया। नाउ इक्वेशन को हम अज्यूम मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि कांस्टेंट बन जाए dx के साथ। तो ये जो है ये आपकी इक्वेशन बन गई, ठीक है। फिर ये dy भी, इसको आपने इंटीग्रेट करना है, ये कांस्टेंट आ जाएगा।